बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूँ फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है उसको शुरू करेंगे एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट, एक बड़ी खुशाइन चीज़ के साथ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि काफ़ी जो है वो जितना मर्जी अंधेरा हो जो है वो दिन का उजाला होता ही है। पाकिस्तान ने एक लॉन्ग टर्म दहशतगर्दी को बर्दाश्त किया, बहुत सारा नुकसान उठाया, कीमती जानें गंवाई और साथ ही साथ अपना इमेज भी हमारा ख़राब हुआ। हमने इकनॉमिकली भी नुकसान उठाया क्योंकि हम दहशतगर्दी की जद में थे, दहशतगर्दी के विक्टिम थे। फिर पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ था उसको दुनिया ने आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम करना शुरू किया। जब पाकिस्तान को एक के बाद एक पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ सबूत पेश किए, इंडिया की जो घिनौनी साजिशें हैं उनको बेनकाब किया। फिर जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई उसमें भी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो शानदार कामयाबी दी, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अपना एक मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम करवाने में कामयाब हो गया। जो आलमी जो है वो ताकतें हैं या आलमी जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे पूरी दुनिया के ममालिक के मसाइल उजागर होते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान जो है वो भारत का जो एक मकरूह चेहरा है उसे बेनकाब करने में कामयाब हो गया। उसका अब समर जो है वो मिलने का इंतज़ार था और उसमें जो है वो उम्मीद की जा सकती है कि अब पाकिस्तान को उसका समर भी मिल जाएगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से सवाल कर लिए हैं और भारत को जो है वो 60 दिन का वक्त भी दे दिया है कि वो बहुत सारी जो घिनौनी हरकतें अब तक कर चुका है उसका जवाब दे, जिसमें सबसे पहले तो पहलगाम वाक़या था। उसके अलावा जो उसने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर किया वो भी है। फिर सिंतास माहदे के हवाले से भी उसमें जो है वो सवालात हैं। क्या क्या सवाल अक़वाम मुत्तहिदा में भारत से किए गए हैं और भारत को इनका जवाब अब देना होगा। पाकिस्तान की ये किस तरह से कामयाबी है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक तरफ तो भारत को हम मुसलसल बेनकाब कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अपने जो होचे हथकंडे हैं उनसे अभी तक बाज नहीं आया। आबी जारहियत जो है वो भारत की तरफ से अभी तक जारी है। कभी ये पानी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ छोड़ देता है, कभी ये पानी बिल्कुल रोक लेता है। तो इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या सूरत हाल है, भारत ने कहाँ कहाँ पे पानी जो है वो रोका हुआ है और उससे क्या नुकसान हो सकता है, उसके लिए पाकिस्तान क्या जो है वो एक्शन ले रहा है। तीसरी चीज़, एक ऐसी शख्सियत जिसके पीछे भारत बुरी तरह पड़ा हुआ था और जिसने भारत को, भारत नवाज लोगों को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचाया, अपने मुल्क को एक बहुत बड़ी जो है वो मोनोपली या एक बहुत बड़े अंधेरे से निकाल लिया, लेकिन भारत ने उस शख्सियत को जो है वो या उस सरमाए को जो है वो डुबो दिया। वो शख्स कौन था, उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया, भारत उसका दुश्मन क्यों था, ये आज इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट मिस्टर फैसल अदीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, सबसे पहले तो उसी खबर की तरफ बात करते हैं जिसे मैं कहती हूँ कि एक लंबी स्ट्रगल पाकिस्तान ने की और अब जैसे आप कहते हैं कि पाकिस्तान का अब अल्लाह ताला ने हाथ थाम लिया है और अब इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और पाकिस्तान के साथ होने वाले जितने भी जुल्म सितम थे उसका अब जो है वो रिवर्ट जो है वो लेने का आहिस्ता आहिस्ता टाइम आने वाला है। मुझे बताइएगा, जो पहलगाम वाक़या था, दीगर इशूज़ थे, वो आपसे मैं पूछूंगी क्या क्या इशूज़ थे जिन पे इंडिया से सवाल हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो भारत को जिस तरह से जवाब उससे तलब किया, 60 दिन का वक्त दे दिया है, कैसे देखते हैं आप इस सिनेरियो को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है, मैं प्रोग्राम्स में पिछले ये कहता था कि अल्लाह की ब्लेसिंग और अल्लाह की मदद पाकिस्तान के साथ आ गई है। हाँ। और पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। तो आप देखें, अक़वाम मुत्तहिदा का ये फैसला जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है कि भारत का चेहरा बेनकाब हुआ है। भारत ने पहलगाम वाक़या जो किया था, हम बारहा इस पे प्रोग्राम्स कर चुके हैं, बारहा इस पे बात कर चुके हैं कि भारत जो है वो उसने खुद ये ड्रामा जो है वो स्टेज प्ले किया था। आप ये देखें कि पहलगाम वाक़या स्टेज करने के बाद जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पे भी इतराज़ उठाया। उनका ये ख्याल था कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो चार्टर्ड अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के आर्टिकल 51 के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल को किसी भी मुल्क का किसी मुल्क पर हमला करने का जवाज़ या हमला करने की पेशगी इत्तला दी जाती है या उनसे परमिशन ली जाती है। ठीक है। तो इसकी खिलाफ वर्जी का मर्तकब भी हुआ भारत, और भारत ने नाजायज़ गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान पर हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने बयान में या उस हेयरिंग में ये बताया कि भारत ने पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर जो है वो क्या कहना चाहिए उसको, गैर कानूनी कहा।
और ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बेबुनियाद बुनियादों पर किया गया, क्योंकि पहलगाम वाक़े के हवाले से कोई सबूत पेश नहीं कर सके। और दूसरी बात ये कि ये इतराज़ भी उठाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कि पाकिस्तान में आम शहरी इलाकों पर हमला किया गया, मसाजिद शहीद की गई, निहत्ते मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, ये भी ऑलरेडी खिलाफ वर्जी है SOPs की। अच्छा, तो ये सारी बातें जो हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के ख़िलाफ़ की हैं। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी विक्ट्री है। पाकिस्तान 22 अप्रैल से इंडिया को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये पहलगाम वाक़े में हमारा हाथ नहीं है, और अगर आपके पास कुछ सबूत हैं तो आप हमें दें, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं, हम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार हैं, पर हम अमन चाहते हैं। भारत ने इस चीज़ को शायद पाकिस्तान की कमज़ोरी समझा, और कमज़ोरी समझ के तो वो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा, और 10 मई को फिर जो उसको जवाब दिया गया, आपको पता है कि उस दिन हमने प्रोग्राम में भी शायद बात की थी कि बरतानवी जरीदे ने जो रिपोर्ट किया, न्यूट्रल जरीदा ना, उसने रिपोर्ट किया, और सिविल एविएशन का स्पेशलिस्ट समझा जाता है उस जरीदे को, तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये पाकिस्तान दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कोई हमले का जवाब ऐसा आया कि ना सिर्फ जंगी हमले किए गए बल्कि साइबर हमले भी इकट्ठे किए गए, और उनके कमांड एंड कंट्रोल को काबू कर लिया गया, उनके हथियारों को लॉक कर लिया गया, और जैम कर दिया उनका सिस्टम सारा, जिसकी वजह से राफेल गिरे और ये सारा कुछ हुआ। हमारे बहादुर शहीन जो है वो गए और उन्होंने उन्हें टारगेट किया, गिराया और वापस आ गए, और उस पे फिर भारत जो है वो सिटपटा गया और घबरा गया, और उन्होंने फ़ौरन JD वैंस से बात की, और JD वैंस को कहा कि सदर ट्रंप से दरख्वास्त करें कि वो इसको जो है जंग बंदी करा दे पाकिस्तान। और याद है हमने इनके फ़िज़ाई वो रूट्स भी बंद कर दिए थे, फ़िज़ाई रूट्स तो अभी तक बंद हैं। हाँ, तो वो तब से उनको जो नुकसान हो रहा है वो भी इसकी वजह से ही है ना, कि वो होश उनके उड़े हुए हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कुछ ना कुछ कर ही जा रहे हैं अभी तक। तो बट साहब, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा ने इशूज़ रेज़ किए हैं, आप इसी को अगर कंटिन्यू कर लें तो ये सिर्फ इसलिए जो पाकिस्तान एक मौक़िफ़ देता था कि हमने, एक सीधी बात है, आप पहलगाम वाक़या हुआ है जी, आप सबूत पेश कर दें, आप इन्वेस्टिगेशन कर दें, हम आपका साथ देते हैं, ये उसकी तरफ नहीं आते थे। अब वो जो इन्होंने सबूत पेश किए थे, वो जो छोटे मोटे, वो जो डेयरी मिल्क का पैकेट मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, इसको एक बार फिर से मैं चाहूँगी कि आप ज़रा लिंक कर दें अगर, ताकि हमारे नाज़रीन के लिए वाज़ेह हो जाए कि ये इस किस्म के जो सबूत इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किए उसकी कोई अहमियत नहीं थी, और ये इसी तरह के सबूत मज़ीद भी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। देखें फ़रियाल, मैं आपको एक बात बताऊँ। पहली बात ये है कि पहलगाम वाक़े के बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की फोर्सेस ने एक पाकिस्तान का शहरी जो मल्ला था कराची में, उसको गिरफ्तार किया, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी और नेशनल मीडिया के सामने उसको पेश किया, उसका वीडियो क्लिप चलाया जिसमें उसने कहा कि मैं फिशिंग कर रहा था, तो मैं भारतीय दूध में चला गया, तो मुझे वहाँ गिरफ्तार कर दिया गया। और नॉर्मल बात है, मल्लाह जो हैं, ये मछेरे जो हैं, वो खिलाफ वर्जी कर लेते हैं फिश के चक्कर में, लालच में, तो ये एक दूसरे के सरहद में जब इलाके में जब दाखिल हो जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके फिर रिहा कर दिया जाता है। तो उनको भी रिहा कर दिया गया, पर ये बावर करा के कि हम तुम्हें पैसे भी दे रहे हैं, हम तुम्हें फैसिलिटेट भी करेंगे, तुमने पाकिस्तान से ये बिस्किट्स और चॉकलेट्स और कैंडीज, माचिस, सिगरेट, सिम, मोबाइल फ़ोन और उनकी रसीदें और पाकिस्तानी छोटी करेंसी 150 वाले नोट, ये सारे लेके आने हैं। और हाँ, और रेंजर्स और आर्मी और लॉ एंड ऑर्डर जो नाफिज करती हैं एजेंसीज, उनके यूनिफॉर्म भी ख़रीद के लाने हैं। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ अरेंज करके वो जब जा रहा था तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसका वीडियो क्लिप आया कि मैं उनको देने जा रहा था। उसके फ़ौरन बाद दिल्ली में लाल किला पर हमला हुआ बिहार इलेक्शन को सिक्योर करने के वाले से। और यही जो अगर आप बात करें उस हवाले से, तो सूरत हाल ये है कि वही किटकैट वाली बात आप कर रही हैं, वही माइंडसेट है ना,
वही सारा डिज़ाइन है। किट कैट के रैपर मिले हैं, फलां चीज़ मिली है। आप देखें कि जिस दिन ऑस्ट्रेलिया में वो बुंडाई बीच पे हमला हुआ, तो एकदम से इसराइल ने प्रोपिगेट करना शुरू किया कि वो साजिद अकरम जो है वो लाहौर से है, पाकिस्तान के शहर लाहौर से है। और उसके बाद इंडियन मीडिया ने हेडलाइंस और फट्टे पे फट्टा और हेडलाइंस बनाई बुलेटिन्स की, हैदराबाद दक्कन नहीं बताया। हाँ, तो उन्होंने फिर उसके बाद अफगानिस्तान भी मीडिया जो है वो ये काम करने लग गया। सूरत हाल ये है कि पहलगाम में भी सेम इसी तरह का कुछ हुआ था। जब पहलगाम में इस तरह का कुछ हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान ने तो ये वाकया नहीं किया था और पाकिस्तान नहीं लड़ना चाहता था। पाकिस्तान इस वक्त अपनी सियासी और माशी साख को बहाल करने के हवाले से अपने कामों में खुद बिजी है। तो हम तो इधर उधर के चौंचले जो है वो इस वक्त अफोर्ड ही नहीं करते। तुम ना किसी बात में पढ़ना चाहते हैं, किसी को ना छेड़ना चाहते हैं, ना किसी कार्रवाई में आना चाहते हैं। आप तो भारत एक बहुत बड़ा दिफाई सिस्टम रखता है, तो हम तो उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप उनको तो चलो समझ आती है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप ये देखें हम अफगानिस्तान को कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अफगानिस्तान को बार बार कह रहे हैं कि दरअंदाजी ना करें। जहाँ पे हमें मुज़ाकरात के लिए जो भी बुलाता है हम चले जाते हैं, हम मुज़ाकरात करते हैं कि हम नहीं लड़ना चाहते। हमने 30 साल उनकी मेज़बानी की है, उनको पाला है, उनको रोज़गार दिया है, उनको सर छुपाने की जगह दी है, उन्हें शनाख्त दी है। तो वो अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तान नहीं चाहता कि जिन्हें आपने पनाह दी उनके साथ आप लड़ें। पर क्या है कि अफ़गानी भी भारत की तरह ढिटाई का सबूत दे रहे हैं। और आप देखें ये फिर वाक़या हुआ है कोई 2 रोज़ पहले खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को शहीद किया गया, फिर ख्वारिज जो हैं उनको भी जहन्नम वासिल किया गया और वो सारी ट्रांजैक्शन जो है अफ़गानिस्तान से है। अब अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर अफ़गानिस्तान इस बात से बाज नहीं आएगा तो अक़वाम मुत्तहिदा में उससे भी सवाल हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में उससे सवाल हो जाएगा और हम बदला लेने की ताकत रखते हैं अफ़गानिस्तान से। ये जो अब 60 दिन का वक्त दिया गया ना, इसमें और भी कुछ जवाबात भारत ने देने हैं, उनको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम वो जो इसने पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर किया था उसी पे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक तो आपने जैसे बताया गैर कानूनी करार दे दिया गया, उसके अलावा ये भी तो देखें जो इन्होंने इतने जो है वो अरबों रुपए की फंडिंग की थी, फिर उसके फौरन बाद वो जो अमीर मुत्तकी थे अफगानी वजीर खारजा, उनको 7 रोज के दौरे पे इनवाइट किया। देखिए इनका ट्राइका चेक करें ना, इसराइल, अफगानिस्तान और भारत। इसराइल भी पाकिस्तान के एंटी है और भारत भी एंटी है और अफगानिस्तान अब हो गया। अफगानिस्तान तो किराए का गुंडा है, तो उनको भारत की तरफ से उनको 7 दिन के लिए इनवाइट किया गया। पहले तो ये समझें कि उनके तालिबान की जो हुकूमत है उनकी ट्रैवलिंग पे पाबंदी है। उनकी ट्रैवलिंग पे पाबंदी अक़वाम मुत्तहिदा से किसने मतलब ख़त्म करवाई? और वो इसराइल हो सकता है, वो भारत के कहने पे तो नहीं ख़त्म हो सकती। तो इसराइल के कहने पे वो ख़त्म हुई। अमीर मुत्तकी ने ट्रैवल किया। पहली दफ़ा मैंने अपनी होश में जर्नलिज्म की लाइफ में ये देखा कि कोई वज़ीर ख़ारजा जो है कॉन्फ्रेंस के बगैर, किसी मुद्दे के बगैर, किसी वजह से, किसी चीज़ के बगैर, किसी ख़ास मकसद के बगैर 7 दिन के लिए किसी मुल्क का दौरा करे। तो वो 7 दिन के लिए वहाँ चले गए। उन्हें अरबों डॉलर जो है वो दिए गए डैम की मद में, दरिया की मद में और इस मद में। वो उसी वक्त हमने प्रोग्राम में कह दिया था कि अब जो है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है जहारियत तेज़ कर देगा और दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादा करवाएगा, क्योंकि वो दहशतगर्दी पीछे तो भारत फंडिंग करेगा। अच्छा, 10 मई के बाद भारत को ये समझ आ चुका है कि अब वो डायरेक्ट पाकिस्तान से लड़ नहीं सकता। उसका दिफाई बजट जितना मर्जी ज़्यादा है। पर आपको मैं एक बात बताऊं, आप कोई भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिनका ताल्लुक उन ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, नाम मैं किसी का नहीं लेता, जिनका इस्लाम में से कोई ताल्लुक नहीं है, मज़हब इस्लाम से, वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अपनी
जंग जो लड़ती हैं वो जज्बे से नहीं लड़ती, इक्विपमेंट की बेस पे लड़ती हैं। हाँ, वो टेक्नोलॉजी की बेस पे लड़ती हैं और अपनी ड्यूटी की बेस पे लड़ती हैं। हमारी जो फोर्सेस हैं वो इस जज्बे से लड़ती हैं कि मारे गए थे जन्नत, तो अगर गाजी बन गए तो फतह और इस्लाम की खिदमत है और इसका सवाब है अल्लाह के हज़ूर। तो आप ये देखें कि ये जज्बा ही डिफरेंट हो जाता है ना। तो अब ये देखें कि आप इसराइल या कोई और फोर्स जो है जो अफगानी बात करते हैं कि पहली बात ये है कि वो कहते हैं कि रशिया जो है उसको भी मार भगाया, अमेरिका को भी भगा दिया और मजबूर कर दिया, वो चले गए। अमेरिका, रशिया और पाकिस्तान में फ़र्क है। भारत जो है वो पाकिस्तान से लड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि भारत को इस चीज़ को अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया। आप ये समझें कि दुनिया भर में भारत ने तो एहसान किया पाकिस्तान पे हमला करके, पाकिस्तान की दुनिया भर में जो पजीराई हुई, वो भारत अगर हमला ना करता और हम उसका जवाब ना देते तो पाकिस्तान आज इस स्टेज पे ना होता। हाँ। और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो पहलगाम वाक़े पे भारत को झूठा करार दिया है और भारत को 60 दिन का टाइम दिया है और भारत से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर लिख कर जवाब मांगा है। अच्छा बट साहब, आपको याद है आपने उस वक्त कहा था कि फलां ये अमेरिका का बंदा जो है वो जानता था, मतलब ये इंडिया का बहुत पुराना एक सिलसिला है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाने का। हाँ। तो अमेरिका के लिए ये बड़ी एक नॉर्मल सी बात थी कि ये पहले भी ऐसा करते रहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को इसकी इतला पहले ही कर दी गई थी कि ये फॉल्स फ्लैग होगा। तो आप समझते हैं कि इसलिए भी अक़वाम मुत्तहिदा के लिए ये समझना आसान होगा क्योंकि सुपर पावर्स पहले ही जानती हैं कि ये ऐसा करते रहते हैं? एक तो बात ये भी है और दूसरी बात ये है कि फरयाल, आपने किटकैट का रैपर जो है वो दिखा के तो नहीं पाकिस्तान को डेयरी मिल्क का रैपर दिखा के तो नहीं पाकिस्तान को कसूरवार करार दिला देना ना। आप उधर मिसाल के तौर पे आप ये पहलगाम मतलब बांग्लादेश में वाक़या हुआ है उस्मान हादी वाला, उसकी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट किया है कि इंडियंस जो हैं वो कातिल इंडिया से आए हैं और इंडिया गए हैं, उसके वो सबूत देंगे ना। आप देखें ना, जुरिस्डिक्शन भी तो आपकी थी, सिक्योरिटी भी वहां आपकी थी, फौजी भी वहां आपके तैनात थे, तो फिर भी ये आपकी नेग्लिजेंस है कि अगर किसी ने आपको। और दूसरी बात आप ये देखें कि पहलगाम वाक़े में एक बात आपने नोट की होगी कि फौरी तौर पर पहलगाम वाक़े होने के फौरी बाद जो है एफआईआर दर्ज होगी और मीडिया पे ये चलना शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने ये कराया। ठीक है। अब दूसरी दफ़ा इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज में खुला क्या है या नेग्लिजेंसी क्या है। दूसरी दफ़ा जो दिल्ली में लाल किला के बाहर धमाका हुआ, खुदकश था या सीएनजी का सिलेंडर पटा था गाड़ी में, जो भी था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान पर फौरी इल्जाम नहीं लगाया। ठीक है, याद है आपको? उसमें उन्होंने पहले इंस्पेक्शन की, ये किया वो किया, क्योंकि उन्हें पता था कि फौरी तौर पर इल्जाम लगाने से हमारा केस जो है वो कमज़ोर हो सकता है और उसका फ़ायदा उन्होंने बिहार इलेक्शन में उठाया भी। अब सूरत हाल ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो सबूतों के बगैर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे, तो मैं नहीं समझता कि माजी के पाकिस्तान की साख जो है वो कुछ और थी। 10 मई के बाद जो पाकिस्तान की साख है वो कुछ और है। पाकिस्तान की, वो मैं अक्सर सियासतदानों से सुनता था, पाकिस्तान की बागदौड़ जो है वो मजबूत हाथों में है। तो पहले पता नहीं मजबूत हाथों में नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का खमियाजा भुगतता था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती थी और ये लोग करवाते थे, तालिबान करवाते थे, टीटीपी, बीएलए, और भारत इसको फंडिंग करता था। आप ये देखिए बलूचिस्तान में कौन फंडिंग कर रहा है, हमारे से कौन लड़ा? हमारे से वो बीएलए नहीं लड़ा, हमारे से टीटीपी नहीं लड़ा, हमारे से भारत लड़ा। भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और आपको पता है कि भारत का उस वक्त तक ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था जब तक व्हाइट हाउस के मुकीम जो हैं वो सदर बाइडन थे। सदर बाइडन जो हैं वो भारत को बड़े प्रो थे और भारत को बहुत नवाज रहे थे। आपको पता है सदर बाइडन ने पहले चाइना के मतलब जो है 0 टैरिफ रखा गया, अमेरिका की पॉलिसी थी,
और दूसरा मुल्क भारत था जिसका ज़ीरो टैरिफ था और भारत जो है वो तरक्की कर रहा था और सदर बाइडन की तरफ से बहुत बड़ी ये फेवर दी गई थी। किसी भी मुल्क के लिए अगर ज़ीरो टैरिफ आपका अमेरिका की तरफ से कर दिया जाए तो आप समझें कि बहुत बड़ी फेवर है, यानी कि माशी तौर पे। आप देखें ना 50% टैरिफ है और पूरा मुल्क जो है वो तड़प रहा है, मोदी भी तड़प रहा है और सब तड़प रहे हैं और महंगाई का दौर जो है वो गर्म है और मोदी मिन्नतें तरले कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की कि टैरिफ जो है उसका रेट कम कर दिया जाए। कहाँ 0% था। आज हमारी गुड लक ये है कि वाइट हाउस के मुकीम सदर ट्रंप हैं, बाइडन नहीं हैं। और दूसरा 10 मई को जो वाक़या हुआ, हमने भारत को मतलब भरपूर जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे से बात की, जंगबंदी की, हमने जंगबंदी की पे मतलब इत्तफाक किया और भारत को माफ़ कर दिया, जिस पे मोदी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की बात को नहीं मानते थे। पाकिस्तान तो ऑन करता था, उसको ऑन नहीं करता था। ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने अपना सेल्फ डिफेंस किया और वो बिल्कुल ठीक था। तो पाकिस्तान ने तो सेल्फ डिफेंस इसलिए कि पूरी दुनिया को नजर आ रहा था कि वो हमारे शहरियों पे हमला कर रहा था, हमारी मसाजिद शहीद कर रहा था, वो मरीद के भावलपुर लाहौर वो शहरी बागियों पे ड्रोन फेंक रहा था और मिसाइल फेंक रहा था। और हम जो है उन्हें रोज़ कहते थे कि हम लड़ना नहीं चाहते, आप बैठ के मुज़ाकरात करें, एक कमेटी बना दें मुज़ाकराती, आप किसी गैर जानिबदार फोरम पे आ जाएं, वहाँ पे बैठ के बात कर लेते हैं। आप हमें पहलगाम के कोई सबूत दे दें, हम आपको साबित करेंगे कि हमने ये धमाका नहीं किया। अब इस पे 60 दिन का वक्त है भारत के पास। भारत ने ये सारे जवाब देने हैं कि एक चीज़ पहले आपने खुद की, उसका इल्ज़ाम आपने पाकिस्तान पे लगाया, उसके फिर आपने कोई सबूत भी नहीं दिए, फिर आपने अक़वाम मुत्तहिदा को या किसी भी प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्म भी नहीं किया और आपने मुंह उठाया और आपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। तो उसके बाद जो आपको शिकस्त का सामना हुआ, फिर आपने मोदी से जो है मोदी साहब ने जो है वो जाके डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की, उनसे तल्ले मिन्नतें किए कि पाकिस्तान को रोकें और फिर रोका गया। लेकिन भाई साहब इसके अलावा भी कुछ इश्यूज़ हैं जिन पे इंडिया को जवाब देना होगा। उसमें जो मकबूजा कश्मीर है उसके हवाले से कि जो उसके उस पर भी जवाब दें कि आगे उसके हवाले से क्या जो है वो इरादा रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा उस पर भी क्वेश्चन कर दिया है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने इनसे ये भी क्वेश्चन कर लिया है कि जो इन्होंने जो इंडस ट्रीटी वाटर जो एक पानी के हवाले से जो इन्होंने जारियत कर रखी है उसके हवाले से भी ये जवाब दें। तो इस पे हमने जो है वो बात करनी है कि अब कश्मीर के हवाले से भारत को जवाब देना होगा, पानी के हवाले से भी भारत को जवाब देना होगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। बट साहब कश्मीरियों की भी इंशाल्लाह सुनी जाएगी। आपको याद है जब मोदी ने ट्रंप से ये कहा था कि जंग रुकवा दी जाए, तो उस पर यह भी कहा गया था कि कश्मीर के हवाले से भी सेटलमेंट करने के लिए राजी हुए थे मोदी। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने इनसे ये भी क्वेश्चन किया है कि कश्मीर के हवाले से क्या जो है वो रखते हैं इरादा, जो मकबूजा कश्मीर है। मुझे बताइएगा कि इस पे क्या जो है वो अप्रिशिएट एक तो करेक्ट करते हैं हम कि इसके ऊपर बात हुई, लेकिन इस पे पहले भी कई बार बात हो चुकी है। भारत इस पे कोई चीज़ या कोई बात करता नहीं है, कोई जवाब देता नहीं है। देखें, जब ये डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ है कि जब नरेंद्र मोदी ने जंग बंदी की दरख्वास्त की तो मैंने सिंतास मायदे की खिलाफ वर्जी ना करने का उन्हें कहा, और दूसरा ये कहा कि मकबूजा कश्मीर का मसला जो आपके और पाकिस्तान के दरमियान है, मैं इसको समझता हूँ, आप किसी गैर जानिबदार फोरम पर जाकर इसको भी हल करेंगे तो मैं जंग बंदी कराऊँगा। नरेंद्र मोदी ने इस बात का इरादा किया कि जंग बंदी आप करवा दें तो हम इस तरह कर लेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप बारहा इसका जिक्र भी करते रहे। अब सूरत हाल यह है कि जंग बंदी तो हो गई ना, मकबूजा कश्मीर का मसला हल हुआ, सिंतास का मसला वहाँ का वहीं खड़ा है। अब भारत ने एक नई जारियत शुरू कर दी है, वो एटमी टेक्नोलॉजी या दिफाई तौर पे तो हमारे सामने नहीं खड़ा हो सका। वो जंगी जहाज़ जो हैं वो राफेल तैयारे हमारे सामने नहीं ला सका, वो अपनी मतलब टेक्नोलॉजी को हमारे पे नहीं आजमा सका। तो अब उसने पानी की जारियत, आबी जारियत इसको कहते हैं, आबी जारियत शुरू कर दी है और सिंतास मायदे की खिलाफ वर्जी कर दी है। अगर ये वो खिलाफ वर्जी कायम रखेगा तो पाकिस्तान में अजनास की जो पैदावार है वो शदीद मुतासर हो सकती है। अगर वो शदीद मुतासर होगी तो इधर खाने के लाले पड़ जाएंगे, और ये जो है ये भी एक जदीद किस्म की जंग का आगाज़ है
जो भारत ने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। अच्छा बट साहब, ये पानी का जो सिलसिला है इसको अक़वाम मुत्तहिदा ने इसलिए रेज किया है क्योंकि आलमी तौर पे सिर्फ पाकिस्तान और भारत का मुआहदा नहीं हुआ पानी के मुआहदे पूरी दुनिया में ममालिक के किसी न किसी के साथ हुए हुए हैं, तो इसको जो है वो तोड़ नहीं सकता भारत, इसको यकतरफा जो है वो इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो सकता। तो इसके जो है मुझे बताइएगा कि वर्ल्ड बैंक इसका सालसी है, तो ये इसको इसलिए रेज किया गया है। मुझे बताइएगा कि अगर भारत, जब ये बात हुई थी, भारत ने जब ये स्टांस लिया था कि हम इनसे सिंतास मुआहदा ख़त्म करते हैं, तो भारत खुद जहाँ से पानी ले रहा है चाइना से, वो भी तो एक मुआहदे के तहत ही ले रहा है। तो मुझे बताइएगा ये मुआहदे दुनिया में और भी हुए हुए हैं, भारत कैसे इसे यकतरफा तोड़ सकता है, मुअत्तल कर सकता है? आपने बिल्कुल सही बात की है। पहले ये समझ लें कि ये जो आप बात कर रही हैं ना वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक इसमें एक तीसरी पार्टी है, एक पार्टी भारत है, एक पाकिस्तान है, एक वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक ने ये मुआहदा कराया। वर्ल्ड बैंक की मर्जी या मंशा के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बगैर भारत इस तरह की पानी की जो मुअत्तल नहीं कर सकता, इसीलिए इसने किया हुआ है ना। हाँ। इस वजह से इसको जो है वो आलमी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में चैलेंज किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में वर्ल्ड बैंक जब आएगा, भारत को जिस तरह 10 मई को मुंह की खानी पड़ी थी, इस आबी जहारियत पे भी मुंह की खानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी, हम अक्सर बात करते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसी बेवकूफ़ी या ऐसी जहालत के मुर्तकिब नज़र आते हैं। वो असल में उन्होंने बात ठीक की थी कि मेरे सीने में इस वक्त वो बदले की आग जल रही है और मुझे बड़ा शदीद गुस्सा है जो राफेल उनके गिरे थे। वो आपको पता है राफेल के अब तो नंबर भी पब्लिश हो गए कि ये बात है। अब सूरत हाल ये है कि आने वाले वक्त में मुझे ये लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान पहलगाम वाक़ये में सुरखरू हुआ है, ये जो आबी जहारियत है इसमें भी भारत को शिकस्त होगी। पिछले प्रोग्राम में ना एक आध दिन पहले आप ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को ना बड़ी अच्छी सफारतकारी की यहाँ पे एक बार फिर ज़रूरत है कि अक़वाम मुत्तहिदा को बार बार नॉक किया जाए कि भारत ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। मेरे ख्याल से वही हुआ है और जो चीज़ें जो है वो पाकिस्तान उसमें कामयाब हो गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये सवाल उठाए हैं भारत। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कल मैं देख रहा था कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो हैं, ये पहली दफ़ा मैंने पाकिस्तान में बाई दी देखा, अगर हुआ हो तो मुझे पता नहीं, शायद आपको पता हो, कि इसहाक़ डार जो हैं वो तमाम मुल्कों के सुफरा जो हैं, एम्बेसडर जो हैं, उनसे खिताब कर रहे थे और उनको स्टेटस बता रहे थे कि पाकिस्तान के साथ सिंतास मायदे की किस तरीके से खिलाफवर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा है ना कि इससे ग़िज़ाई सिक्योरिटी को खतरा है और उन्होंने कहा है कि ये जो इन्होंने पानी रोका है, क्योंकि अब अभी करंट सिचुएशन ये है कि भारत ने आबी जहारियत जैसे पहले की थी ना, जब सैलाब आए थे, किसने पानी बहुत ज्यादा छोड़ दिया था, ये भी गैर कानूनी है और पानी रोकना भी रोक लिया है गैर कानूनी तौर पे। और ये चनाब का पानी जो है वो बिल्कुल रोक लिया गया है। रिकॉर्ड कमी है इस वक्त चनाब के पानी में, तो ज़ाहिर जेहलम के बारे में भी सुना। और ये है कि चनाब में जब पानी रोका गया तो इस हवाले से भारत को ख़त भी लिख दिया गया। जेहलम पे अभी गौर हो रहा है। मुझे बताइएगा, जो उनका कहना है कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है भारत, क्या कहेंगे इस पे कि ये इतनी घिनौनी चीज़? मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि भारत ने जब असले की दौड़ में या असले की लड़ाई में हमारे से शिकस्त खाई है ना, तो ये आबी जहारियत में भी हमारे से शिकस्त खाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी कोई ना कोई अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को यहाँ एतमाद में नहीं लेते, या इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उन्हें मिसगाइड कर रही हैं कि आप ये काम कर लें तो ये होगा, ये काम कर लें तो ये होगा। आप ये देखें पहलगाम वाक़या किस कदर उजलत में किया गया कि आज अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उस पर सवाल उठा दिया और पाकिस्तान को सुरखरू कर दिया है। संदूर ऑपरेशन जो है उसको गैर कानूनी करार दे दिया है। और अब जो जहारियत वो कर रहा है, इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो भी फरीक है। वर्ल्ड बैंक आ जाएगा, अवामी दुनिया की आलमी अदालत में हम ये केस जीत चुके हुए हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ आबी जहारियत नहीं कर सकता, पर क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के अपने ही फार्मूले हैं, अपने ही कानून ज़ाब्ते हैं, तो वो कर रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि आने वाले वक्त में इसको मुंह की खानी पड़ेगी और मसला पाकिस्तान का इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ये बहुत अच्छी सफारतकारी थी जो तमाम मुल्कों के एम्बेसडर्स को इनवाइट करके उन्हें असल सूरत हाल से आगाह किया गया। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो अब गूंजेगा और भारत की जहारियत जो है वो सामने आएगी। अच्छा बट साहब, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे भारत की तरफ से गैर कानूनी करार दिया गया है और पाकिस्तान ने कानून और ज़ाब्ते का पूरा ख्याल रखा है। अभी भी
आप देखें जिस तरह से चनाब में पानी रोक दिया गया और पाकिस्तान ने उस पर खत लिखा है। आप जैसे कह रहे हैं कि आलमी दुनिया इस चीज़ को पूरा हर प्लेटफॉर्म मान चुका है कि आबी जारियत कर रहा है, फिर भी हम इनको खत लिख रहे हैं कि आप चनाब के ऊपर जो है वो आपने पानी रोका हुआ है। आप किस तरह से जो है नहीं उसको... देखें, पाकिस्तानी जो हैं वो भारत से मुसलसल राब्ते की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो पानी झेलम का भी रोका है, चनाब का भी रोका है, दोनों, और दरिया रावी में भी पानी न होने के बराबर है। अब ये जो आबी जारियत है, पाकिस्तान इस पे बड़ा कॉन्शियसली है वर्क कर रहा है और इसको राब्ते करने की कोशिश कर रहा है और कमेटी भी तश्कील दे दी है, पर भारत की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया जा रहा, कोई जिम्मेदार पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली हमें वर्ल्ड बैंक से बात करनी पड़ेगी, आलमी अदालत में दोबारा जाना पड़ेगा, अक़वाम मुत्तहिदा से बात करनी पड़ेगी और भारत के इस जारहाना और जाहिलाना रवैये की दोबारा शिकायत की जाएगी। और मुझे ये, जिस तरह के आप ये समझे असले की लड़ाई थी, जिस तरह ऑपरेशन संदूर पे इसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था, इस तरह ये पानी जो रोकना है, इससे आप देखें कि ग़ज़ाई अजनास जो हैं वो मुतासिर होने का खतरा है। अगर वो मुतासिर होते हैं तो पाकिस्तान में खुराक का कैद पड़ने का खुदा न खास्ता खतरा है, और अगर कैद पड़ने का खतरा है तो एक किस्म की ये भी जंग पाकिस्तान पर आयद की जा रही है। पाकिस्तान को इस बात पे मजबूर किया जा रहा है कि वो भारत का एक दफ़ा फिर मुंह तोड़े और भारत को इस बात पे एग्री करे कि वो सिंतास मायदे की जो है वो खिलाफ वर्जी ना करे और सिंतास मायदे के मुताबिक बात करे। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप भी इन्हें कह चुके हैं कि सिंतास मायदे की आप खिलाफ वर्जी मत करें। आलमी मुबस्सरीन जो हैं वो भी सब देख रहे हैं और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत जल्द आप देखेंगी आलमी मुबस्सर जो हैं उनको इन्वाइट करेगा और भारत की इस जारियत पर ब्रीफिंग देगा और इंटरनेशनल मीडिया को वो दरियाओं का विजिट भी कराएगा। अच्छा भट्ट साहब, जो चाइना ने उस वक्त पेशकश की थी या जो बात की थी कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ ऐसा करेगा तो चाइना भारत के साथ ऐसा करेगा, आपको लगता है कि अभी भी वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है? वैसे तो पाकिस्तान को जरूरत नहीं है, हम अपना मौक़िफ़ तस्लीम करवा चुके हैं, हम कानूनी तौर पर इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो चाइना हमेशा की तरह... मैं ये समझता हूँ कि 100% चाइना पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, और क्योंकि हम कानूनी तौर पर बात करना चाहते हैं भारत से और हमने 22 अप्रैल से भारत की जारियत का जवाब भी अमन और दोस्ती और बैठकर बात करने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट की थी। वो अलहदा बात है कि वो नहीं माने थे। ये ऑप्शन पाकिस्तान के पास चाइना वाला मौजूद है और अगर भारत किसी साइड पे ना आया तो चाइना से ये बात की जा सकती है और फिर चाइना उनका पानी रोकेगा तो भारत को बहुत तकलीफ होगी और फिर भारत अगर इस बात पे घुटने टेकेगा और पाकिस्तान का पानी खोलेगा और आबी जारियत ख़त्म करेगा तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सटिया गए हैं। उनकी बीजेपी जो है उन्होंने बार बार ये कहा है कि बीजेपी का ये मंशूर या कायदे ज़ाबित हैं कि 70 साल की उम्र में 75 साल आई थिंक सो 75 साल की उम्र में जो भी रहनुमा पहुंचता है वो अपने ओहदे से, वो बीजेपी का ओहदेदार हो, वो आरएसएस का ओहदेदार हो या वो हुकूमती ओहदेदार हो, वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाता है, वो इस्तीफा दे देता है। वो आपने देखा नहीं, वो नीतीश कुमार वो है तो नहीं बीजेपी का पर बीजेपी का लाई तो है, उसने मतलब आप देखें ना वो भी सटिया गया है ना कि उसने उसका नकाब भी खींच दिया खतून का। मतलब आप देखें कि एक तुम बाप की जगह हो, रियासत के सरबराह हो, एक स्टेट के सरबराह हो और तुम अपनी बच्ची बेटी बहन बहू का नकाब खींच रहे हो मुंह से पब्लिकली स्टेज के ऊपर खड़े होके, तो ये बिल्कुल फितरी हरकत तो नहीं है, ये तो बिल्कुल अबनॉर्मल हरकत है। मेरा ख्याल है बीजेपी के ये कायदे ज़ाबित जो हैं वो मोदी पे भी इस वक्त लागू होने चाहिए क्योंकि मोदी सटिया गए और वो गलत फैसले करके भारत को मजीद तजलील का बाइस बन रहे हैं। भारत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से भी वो बेइज्जत हो चुका है और अब मेरा ख्याल है कि अगर इसने वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा की बात ना मानी, वायलेशन की, तो चाइना जो है वो इनका पानी रोकेगा और फिर भारत इस बात पे मजबूर हो जाएगा। ये एक बहुत जो है वो गैर कानूनी फेल होगा क्योंकि जो आबी माहिरीन है उनके मुताबिक भी अगर हम बात करें तो भारत की जानिब से जो पानी रोका गया है इसके बायस दरियाए चनाब से जो कादराबाद और बिराज वगैरह निकलते हैं उन सबको होगा। पंजाब के बहुत सारे ऐसे जो हैं वो देहात हैं जो जिनका नुकसान होगा। मुझे बताइए क्या जब इन्होंने सैलाब
आया था, पानी बहुत ज़्यादा छोड़ा था, तब भी पंजाब के कितने देहात मुतासिर हुए थे, पूरा पंजाब मुतासिर हुआ था, पूरा मुल्क मुतासिर हुआ था। अब भी पंजाब के देहात जो हैं वो उनको टारगेट, मैं तो समझती हूँ टारगेट ही किया जा रहा है ना कि इस पे आप कॉन्शियसली पानी रोक रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कि क्या भारत को पाकिस्तान की तरक्की का कोई डर, खौफ पैदा हो गया है जो वो नहीं हर तरह से हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं? मैं अर्ज करता हूँ, असल में ये बात तो तय है कि भारत की वजह से हमारी लॉटरी निकली है। अगर 10 मई वाला वाकया ना होता और पाकिस्तान के खिलाफ वो जहारियत ना करता, तो पाकिस्तान उसका जवाब ना देता, तो उसे दुनिया में इतनी पजीराई ना मिलती। डोनाल्ड ट्रंप हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को वाइट हाउस बुलाकर खाना ना खिलाता, हमारे वजीर आजम के साथ वो खुशगपियाँ ना लगाता, और हमारे फील्ड मार्शल और वजीर आजम जो हैं उनका हर फोरम पे खड़ा होके वो तारीफों के पुल ना बांधता, और हमारा टैरिफ इतना कम ना होता। अब आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको ये बात समझ आ गई है कि उनसे एक ब्लंडर हो गया है, वो 22 अप्रैल वाला, यानी कि उनकी इंटेलिजेंस से उनसे ये ब्लंडर हो गया है, और वो ब्लंडर जो है 22 मई का था, 22 अप्रैल का था। तो उसको वो कंपलसेट करने के लिए कभी पहलगाम वाक़े पे आ जाते हैं, कभी न्यू दिल्ली लाल किला वाक़े पे आ जाते हैं, कभी वो ये सिंध मायदे की खिलाफ वर्जी करने लग जाते हैं, कभी वो दुनिया में ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है, और अब कभी वो अफगानिस्तान को फैसिलिटेट करके फाइनेंस करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि नरेंद्र मोदी गलत दर गलत फैसले जो हैं वो कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए मुनासिब नहीं है, और इंडिया की एक चलती अच्छी माशियत को जो है वो तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडियन अवाम और इंडियन मतलब जिम्मेदारान और ताकतवर हलकों को ये सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की इन पॉलिसीज की वजह से भारत बहुत पीछे चला जाएगा, और इससे बचना बहुत जरूरी है। वो कर तो रहे हैं, उनकी ऑपोजिशन उनके खिलाफ तो है, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पा रही। बट साहब, ये जो 60 दिन दिए गए हैं, आपने आज तक क्या देखा है? अक़वाम मुत्तहिदा कितनी कामयाब हुई है अपना जो है वो बात मनवाने में? जो 60 दिन दिए हैं, भारत जैसा ढीठ मुल्क। सच बात यह है कि हमें तो पहली दफ़े अक़वाम मुत्तहिदा ने मतलब मेरिट पर डील किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के हवाले से ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, 6000 जंगजू हैं TTP की सूरत में, BLA की सूरत में, और फितनातुल ख़वारिज की सूरत में, और वहाँ से दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान में। ये भी कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद होते हैं, आम आवाम शहीद होते हैं, और पाकिस्तान की इमलाक को भी नुकसान पहुँचता है दहशतगर्दी की वजह से, पर अमली तौर पे कुछ नहीं किया। आज मुझे ये लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के पहलगाम वाक़ये को एक्सपोज करके पाकिस्तान को मेरिट पे डील किया है, और पाकिस्तान को मेरिट पे डील करने का मतलब ये है कि वो 10 मई पीछे आप चले जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा को ये समझ आ गई पाकिस्तान दुनिया के खित्ते में उभरता हुआ एक मुल्क है, जो आने वाले वक्त में ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक में बहुत ऊपर इंशाल्लाह चला जाएगा, बल्कि अपनी सफारतकारी और अपनी माशी सूरत हाल पर बहुत काबू कर लेगा, और इसको बहुत मुस्तहकम कर लेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस दफ़ा भारत को अच्छी डोज देगा अक़वाम मुत्तहिदा, क्योंकि भारत आबी जहारियत भी कर रहा है, भारत पहलगाम वाक़ये का भी कोई सबूत एक्सपोज हो चुका है, कोई सबूत पेश नहीं कर सका। तो मुझे ये लगता है कि ये काम जो है किसी साथ बोलेगा चढ़ के। अच्छा बट साहब, एक ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और अपने नाज़रीन को एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाएंगे जिसके भारत बहुत ज़्यादा खिलाफ था, और भारत ने उसे जो है वो निशाना भी बनाया, और किस तरह से ये एक बहुत बड़ी कौम का या किसी मुल्क का नुकसान है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। बट साहब, ये बताइएगा कि शरीफ उस्मान हादी एक बड़ा इस वक्त सुपर हीरो जिसे तस्वुर किया जा रहा था, ये कौन थे और इनके साथ भारत ने क्या किया? पहली बात ये है कि आप ये समझें कि भारत के हवाले से जब आपका डाउनफॉल शुरू होता है तो आप गलतियां करने लग जाते हैं, वो किसी शख्सियत का हो, किसी इदारे का हो, या किसी मुल्क का हो। अब भारत ने गलतियां करनी शुरू कर दी हैं। आपको पता है कि कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल किया गया गुरुद्वारे के बाहर, और वो कातिल जो हैं वो ट्रेस हो गए,
वज़ीर आज़म कनाडा ने पार्लियामेंट में खड़ा होके भारत पर ये भारत का पोल खोला और ये कहा कि भारत ने कनाडा के ख़िलाफ़ कनाडा में आके गैर कानूनी तौर पर उसे कत्ल किया। उसने पूरा उसके सबूत पेश किए। उसके फ़ौरन बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अमेरिका में सिख रहनुमा को कत्ल करने वाली थी कि वो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हत्थे चढ़ गए और वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्होंने भी एक्सपोज कर दिया कि भारत की एजेंसीज जो हैं वो अमेरिका में कत्ल करने के लिए आई थी, वो भी एक्सपोज हो गए। अब तीसरा वाक़या ये है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी ये वो नौजवान है जिसने हसीना वाजिद की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की थी और उनको मुल्क से बांग्लादेश से भागने पे मजबूर कर दिया था। ये तहरीक जो है इसका बाकायदा तौर पर नाम जो है इनकलाब मंचा, ये बंगाली ज़बान में है, इनकलाब मंचा है। ये उस्मान हादी इनकलाब मंचा के तर्जुमान थे, स्पोक्स पर्सन थे, बानी थे। और ये इलेक्शन आ रहा है बांग्लादेश में 2026 फरवरी में, यानी कि तकरीबन 2 माह के बाद। इसमें ढाका का एक हलका है विजयनगर, इधर से ये रुकन पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और वहाँ से अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। उस्मान हादी जो हैं इनका भारत के हवाले से बड़ा अग्रेसिव रवैया था और ये इस 71 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दो हिस्से जो हुए थे, इसका कसूरवार जो 100% दुरुस्त है, इसका कसूरवार भी वो भारत को समझते थे और इसका बारहा इजहार करते थे। और हसीना वाजिद जो कि भारतीय निज़ाद हुकूमत थी बंगाल पे और 16 साल मुसल्लत रही और एक डिक्टेटरशिप भी मैं कहूँगा कि मोदी जो है उसकी एक फ्रंट वुमेन जो है वो वहाँ पे हुकूमत कर रही थी। और जब इन्होंने तहरीक का आगाज़ किया और हसीना वाजिद का इक़्तिदार ख़त्म किया, उसको भागने पे मजबूर किया, हसीना वाजिद ने इंडिया में जाके पनाह ले ली। अब इस बात का 16 साल में बाद जब आपका कब्ज़ा ख़त्म हो गया एक मुल्क से पूरे, और एक अच्छे खासे मुल्क से कब्ज़ा ख़त्म हो गया और सोने पे सुहागाइयाँ, उनके लिए तकलीफ़ का बायस ये था कि वो आपका कब्ज़ा ख़त्म हो गया और आपके जो मुखालिफ हैं उनके प्रो हो गया या उनके उसमें आ गया, वो मतलब ट्रांस में या मोहब्बत में या राब्ते में आ गया और आप भारत से आपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। तो नरेंद्र मोदी और इंडियन फोर्सेस जो हैं उनको ज़ाहिरी बात है इस बात का रंज था। तो ये बच्चा उस्मान हादी जो है ये अपने विजयनगर में रिक्शे पे बैठ के, बड़े गरीब घराने से इसका ताल्लुक था, रिक्शे में बैठ के ये कैंपेन कर रहा था। तो एक जगह रिक्शा रुका तो 2 मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने इसको रिक्शे के में मतलब मुखातिब किया और करीब खड़े होकर इसके सर में गोलियां मार दी। और सर में गोलियां मारने के बाद जब इसे ढाका शिफ्ट किया गया, सीरियस हालत थी, वहाँ पे पता चला कि ये हमारे पास इतनी वो नहीं है जिद्दत के इसको बचाया जा सके, तो उसे फौरी तौर पर एयर एम्बुलेंस में सिंगापुर शिफ्ट किया गया। मतलब इलाज तो करवाने की कोशिश की गई। जब सिंगापुर में वो आखिरकार जो है वो बेचारा जानबर ना हो सका और वो बेचारा मारा गया। तो जब मारा गया तो पूरे बंगाल में फिर वो शुरू हो गए एहतजाज, मुजाहरे। उसमें ये हुआ कि हसीना वाजिद की जो पार्टी थी अवामी लीग, उसके पूरे बांग्लादेश में मौजूद सियासी दफातर को आग लगा दी गई और तोड़ दिया गया और नफरत का इजहार ये था। इसकी नौजवान की उम्र जो है वो 32 साल थी और ये डॉक्टर यूनुस कहते हैं बांग्लादेश के सरबराह कि ये बांग्लादेश का एक बहुत अजीम असासा था। हाँ। जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बांग्लादेश को इसके मर जाने से, और इसकी नमाज जनाजा जो है वो उसमें पार्लियामेंट में आते में अदा की गई। उसमें डॉक्टर यूनुस भी थे और दुख और परेशानी का लेवल ये था कि 1 दिन का सोग मनाने का ऐलान किया गया है रियासत की तरफ से
और असल बात जो है वो ये है, जो मैंने अमेरिका और कनाडा के बारे में आपको बताई, कि बांग्लादेश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने ये रिपोर्ट हुक्मरानों को फराहम की है कि इसके जो कातिल हैं वो इंडिया से बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और वापस इंडिया फरार हो चुके हैं। यानी कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही ये प्लान किया था और उनको इस बात का रंज था कि हमारी प्रो हुकूमत या हमारी जो है हसीना वाजिद को पनाह भी तो सिर्फ इंडिया नहीं दे रही, इंडिया ने दिया। ठीक है, तो यानी कि उसको हुकूमत से हटाने का इन्हें इतना गुस्सा था कि इन्होंने उस लड़के को मार दिया जिसने शुरू किया था, जिसने ये शुरू किया। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा को ये भी तो नोट करना होगा। देखिए, आप अभी जैसे बता रहे थे, इसकी दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, अमेरिका में भी की, कनाडा में भी की, और उसके बाद आपको पता है कि अमेरिका के वो जो व्हाइट हाउस के बाहर सिक्योरिटी के लोग उसके निशाना बने, वो भी अफगानी को पकड़ा गया। अफगानियों से कौन दहशतगर्दी करवाता है? भारत ही करवाता है। उसके बाद रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में हुआ, सिडनी के अंदर जो वाकया हुआ, तो भारत एक के बाद एक जिस तरह एक्सपोज हो रहा है, ये दहशतगर्दी जिस तरह से बढ़ रही है, ये भी अक़वाम मुत्तहिदा को नोट करना होगा कि अब बांग्लादेश में भी इसने किया है। तो विद इन और जो है वो आउट ऑफ द बाउंड्रीज ये दहशतगर्दी को जिस तरह से फरोग दे रहा है, ये भी अक़वाम मुत्तहिदा को नोट करना होगा। देखें, पहली बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो नोट तो करेगी, पर ये फ़र्ज़ बनता है बांग्लादेश का, डॉक्टर यूनुस का, और पाकिस्तान का। पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मदूबीन हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उनको एक यादाश्त जो है वो ज़रूर सबमिट करनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसमें इन तमाम वाक़यात का, हाल ही में होने वाले वाक़यात का जिक्र भारत के हवाले से किया जाए, ताकि उनकी कमेटीज़ होती हैं यूएन में, वो कमेटीज़ जो हैं वो इस पे कोई ना कोई सख्त एक्शन ले सकें। मैं ये समझता हूँ कि भारत का ये सरहद पार दहशतगर्दी करवाने का जो रुझान है या जो तरीकाकार है, इसको अब स्नैप करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी स्टेप्स आपने कहा भारत के अगेंस्ट जिस तरह से बात हो रही है, भारत की अपोजिशन में भी हमने सुना था, और हमने ये भी सुना था कि अफगानिस्तान की अपोजिशन भी इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा रही है। अफगानिस्तान की अपोजिशन नहीं, अफगानिस्तान में 1000 तालिबान जो हैं उनके उलमा इकराम, ठीक है, जाहिल नहीं, उलमा इकराम, उनका एक जरगा हुआ काबिल में, उन्होंने तालिबान हुकूमत को इस बात से मतला किया और तंबीह की कि पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, वो गैर कानूनी और गैर शरई है और इस्लाम के मुनाफी है, क्योंकि वो मुसलमान मुल्क है। और अगर ये अफगानिस्तान ने इस पे मतलब इसको कंट्रोल ना किया, तो इसका खमियाजा अफगानिस्तान को या तालिबान हुकूमत को भुगतना पड़ सकता है। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये एक मुनासिब सी बात है, ये आम फहम की बात है कि मुसलमानों को कत्ले-आम करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। मैं तो समझता हूँ किसी मजहब को कत्ल करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये इख्तियार अल्लाह का है। तालिबान रजीम को ही जो है वो खतरनाक करार दे दिया गया है अफगानिस्तान के अंदर से ही। तालिबान रजीम जो है, अब मेरा ख्याल है कि उनका भी बुरा वक्त आ गया है, क्योंकि उधर भूख के लाले पड़ गए हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर बंद है और अवाम अब उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि उनको खुराक नहीं मिल रही ना, ज़रूरी अशिया जो है वो नहीं मिल रही, तो वो ये समझते हैं कि इनकी पॉलिसीज़ की वजह से हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो वो अब उस हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े में हैं। और मेरा ख्याल है कि शायद अगले प्रोग्राम तक, नेक्स्ट वीक जो हम कर रहे होंगे, ये हो सकता है कि अफगानिस्तान जो है, इनकी हुकूमत जो है अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंच जाए। अच्छा, क्योंकि तो, उनकी पॉलिसीज ही उनके खिलाफ। बट साहब, ये तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में इतना कुछ होने के बाद आप इंडिया को भी ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में देख रहे हैं इन फ्यूचर? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह सफारतकारी कर रहा है, ये इंडिया को ग्रे लिस्ट में ले जाएगा इंशाल्लाह सेटअप में। और बट साहब, इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप? इसका क्रेडिट मैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और वजीर आजम को दूंगा। वो दोनों का बहुत आइडियल, इसहाक डार जो हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, पर पॉलिसीज जो हैं ये सारे मिलकर बना रहे हैं। हमने बात की थी और हम बड़े डिसअपॉइंट हो रहे थे कि दफ्तर खारजा शायद कुछ भी नहीं करता। हाँ, वो मैंने कहा था। हाँ। अब वो भी एक्टिव हो गया। वो एक्टिव भी अपने ये इन लोगों की वजह से हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आप देखें ना, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स कभी लीबिया का दौरा कर रहे हैं, कभी सऊदी अरब का कर रहे हैं, कभी किसी और मुस्लिम मुल्क का कर रहे हैं, तो और वजीर आजम भी दूसरे दौरे कर रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि SIFC को भी तगड़ा करने के हवाले से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं
और आने वाले वक्त में ना सिर्फ माशी तौर पे हम बड़े मुस्तहकम होंगे, दिफाई तौर पे भी और सफारती तौर पे भी, दहशतगर्दी से भी नंबर आजमा होंगे इंशाल्लाह। और अफगानिस्तान जो है, उनके तालिबान रजीम जो है, अपनी मौत आप मरेगी। बट साहब, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ साथ जो हमारा इस वक्त एक सिलसिला चल रहा है ना इक्विपमेंट का, जैसे आपने कहा था कि बॉर्डर्स हमने सिक्योर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी जो है वो लगा दी है, वो भी बड़ा जो है वो हमारे काम आ रहा है। और इसमें जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के जो है वो करीबी कंट्रीज़ हैं, उनको भी हम जो है वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। बांग्लादेश को असल में इस चीज़ की भी सज़ा मिल रही है कि वो पाकिस्तान के करीब क्यों आया या पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात क्यों ठीक हुए। आप समझते हैं कि भारत जितनी भी अब कोशिश कर ले, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अब कोई तनाव नहीं हो सकता? मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि अगर वो बंगाल और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात ना होते तो आज उस्मान हादी जो है वो कत्ल ना होता। और अगर मेरे ख्याल से जो वो कर गया है अब वो चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज नहीं हो सकता। देखिए ना, उनकी हुकूमत ही ख़त्म होगी। अवामी लीग की जो आप समझे कोई रह गई थी, रैंद खूंद रह गई थी, वो भी सारी उस एहतजाज के लोगों ने ख़त्म कर दी है। बिल्कुल ठीक है बच्चा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।